जय हिंद दोस्तों, मैं हाजिर हूँ भाई फिर आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो अभी चर्चा का विषय बना हुआ भाई आपका वाटर टैक्सी। वाटर टैक्सी चर्चा का विषय। आज का पहला ही क्वेश्चन आपका वाटर टैक्सी पे रहेगा। वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया है, किसके द्वारा किया गया है और ये वाटर टैक्सी है क्या। तो पहला ही क्वेश्चन भी आप लोगों का आज का क्वेश्चन नंबर 1 भाई, वाटर टैक्सी आपकी क्या चर्चा में है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। वाटर टैक्सी पूछी हुई आपकी। वाटर टैक्सी की अगर हम बात करते हैं चर्चा में है, क्यों है, क्यों वाटर टैक्सी चर्चा में है, क्यों है, क्योंकि इसका उद्घाटन हुआ भाई, अभी उद्घाटन हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर या किसने इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं कि वाटर टैक्सी के ऊपर बात होने वाली है। देखिए टैक्सी आपने रोड के ऊपर सुनी होगी। अभी जैसा कि वाटर यानी कि पानी के ऊपर जो परिवहन की सुविधाएं, आपका चाहे निजी परिवहन हो चाहे आपको सार्वजनिक परिवहन की जो सुविधाएं पानी के ऊपर, यानी कि शहरों के अंदर लोगों को जोड़ने के लिए एक वाटर टैक्सी यहाँ पर चलाई गई है देश के अंदर, और ये अपनी तरह की पहली वाटर टैक्सी होगी। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कहाँ से कहाँ तक रहेगी। पहले तो बात करें इसका जो उद्घाटन हुआ, कहाँ हुआ, मुंबई के अंदर हुआ, मुंबई। और इस टैक्सी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से कहां तक रहेगी, मुंबई से और नवी मुंबई के बीच में चलेगी भैया। नवी मुंबई के बीच में चलेगी। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, लोगों को क्या कराना भाई, लोगों को परिवहन की सुविधा प्राप्त कराना, जल परिवहन की सुविधा प्राप्त कराना। कहां पर कराएगी भाई परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर, शहरों में भाई, शहरों में क्या करेगी, शहर जो है आपके नवी मुंबई के बीच में जो है वाटर टैक्सी चलेगी। और इसका जो उद्घाटन किया गया है तो महाराष्ट्र के जो सीएम साहब है, सीएम साहब ने उद्घाटन किया, उद्धव जो ठाकरे साहब हैं, किन्होंने किया, उद्धव ठाकरे द्वारा इनका क्या किया गया भाई, उद्घाटन किया गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। साथ ही बता दूं उद्धव ठाकरे आपके किससे हैं भाई, देखिए विधानमंडल के सदस्य हैं, ये विधानसभा से नहीं है, ये एक सीएम है, पहले सीएम है। कैसे सीएम है, वहां के जो विधान परिषद के सदस्य हैं। ये जो उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ इनसे जुड़ा क्वेश्चन है, ठाकरे परिवार का इस पद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति भी यही है भाई। ठीक है, हमने यहाँ पर बात करी वाटर टैक्सी की, तो ये क्या करेगी आप लोगों को, वाटर जो टैक्सी है ये क्या कराएगी, परिवहन की सुविधा प्रदान कराएगी, शहरों के बीच में, शहरों को जोड़ेगी। कौन कौन से, नवी मुंबई से मुंबई के बीच में ये, और इसका अभी हाल ही में क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि इसका उद्घाटन कब किया गया है, चर्चा का विषय भाई। इसमें 8.37 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया गया है। वाटरक्राफ्ट इसका ये क्या है, एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है, एक प्रकार का कह सकते हो आप, क्या है, एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है, क्राफ्ट है ये। ठीक है, क्या है, वाटर क्राफ्ट है। साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं एक और, जैसे समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जब ये चलेगी तो एक सागरमाला आपने और सुना होगा, ये तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। ठीक है भाई, सागरमाला कार्यक्रम भी है एक कार्यक्रम क्या है, तो जब इसकी बात करें तो इस सागरमाला कार्यक्रम की भी बात करते हैं। देश के लॉजिस्टिक उद्देश्यों, देश के जो लॉजिस्टिक, देखें सुनेंगे, देश का क्या है भाई, देश का जो लॉजिस्टिक उद्योग है उसमें सुधार करना, देश के लॉजिस्टिक उद्योग में सुधार के लिए, लॉजिस्टिक उद्योग में सुधार के लिए किसका, सागरमाला कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था भाई। ठीक है, सागरमाला कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया है, क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, लॉजिस्टिक उद्योग को क्या करना, सबल करना, उद्योग को सुधारना है, बढ़ावा देना, या जो आपका इसका लक्ष्य को पूरा करना भाई, लक्ष्य को पूरा करना। किस उद्योग के लक्ष्य को पूरा करना, लॉजिस्टिक उद्योग के लक्ष्य को पूरा करने से संबंध किसका, सागरमाला से है। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर बात करी, देखिए वाटर टैक्सी पानी में चलेगी, है ना, पानी में टैक्सी नहीं चलेगी, पानी में टैक्सी नहीं चलेगी। ये मेरे जैसे सोच रहे हैं कि भैया गाड़ी है जो पानी के ऊपर चलेगी, नहीं भाई, वो रहे तो भी जहाज ही आपका। ठीक है, छोटा जहाज कह सकते हो आप उसको, एक किस्म से छोटा जहाज कह सकते हो। नवी मुंबई के बीच में परिवहन की, ये चाहे निजी परिवहन हो चाहे सार्वजनिक परिवहन हो, प्रोवाइड कराएगा। एक प्रकार का आपका क्राफ्ट है। सागरमाला कार्यक्रम की हमने बात की, तो देश का पहला लॉजिस्टिक उद्योग
देश का जो लॉजिस्टिक उद्योग है उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए इसका यूज किया गया। जब महाराष्ट्र का हम जिक्र कर सकते हैं, हम हरियाणा से बोल रहे हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, तो हरियाणा को कैसे बोल सकते हैं? देश की पहली एयर टैक्सी। अगला क्वेश्चन बन सकता है भाई आपका, तो देश की जो पहली एयर टैक्सी है, देश की पहली अपनी तरह की जो एयर टैक्सी अपनी तरह की एयर टैक्सी का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो ये हरियाणा के अंदर किया गया है। हरियाणा में भाई, हरियाणा में एयर टैक्सी चलेगी आपकी, ठीक है। हरियाणा में एयर टैक्सी, हरियाणा जी के क्वेश्चन, हरियाणा जी के पढ़ने वाले लोग जान जाओ, सीधा सा पूछेगा कि हरियाणा के अंदर जो एयर टैक्सी है वो कहां से कहां तक चलेगी? तो दोस्तों हिसार से, कहां से चलेगी? हिसार से लेकर के आपका चंडीगढ़ तक चलेगी। हिसार से चंडीगढ़ तक चलने वाली है, चल चुकी है हिसार से चंडीगढ़ एयर टैक्सी। और इसकी बात करें तो ये सफर अब कितना होगा भाई? 45 मिनट्स का, केवल 45 मिनट्स का। और देश की अपने तरह की पहली टैक्सी है ये। साथ ही हम हिसार की जब बात कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय जो आपका यहाँ पर क्या बनने वाला है, हिसार की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का क्या है? एयरपोर्ट है। साथ ही यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए एयरक्राफ्ट की, यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही हम बात करते हैं जो इस एयर टैक्सी का प्रारंभ की अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा किया गया था? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो ये है कैप्टन वरुण सुहाग, आपके कैप्टन वरुण सुहाग द्वारा इसका क्या किया गया? प्रारंभ किया गया है, ठीक है, वरुण सुहाग। और ये वरुण सुहाग का संबंध किससे? जो आपके पहले जो पहले आपके इनसे पहले जो अभी हैं, हाल ही के जो चीफ हैं, इनसे पहले आपके 2-3 चीफों से पहले की बात करूं तो जो एक्स चीफ, ऐसे लिखेंगे एक्स चीफ, जो आपके दलबीर सुहाग हैं, दलबीर जो सुहाग साहब हैं, दलबीर सुहाग साहब के भतीजे हैं ये, इनसे संबंध रहा। दलबीर सुहाग जो एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है हमारे, तो दलबीर सिंह सुहाग, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? झज्जर के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं ये? झज्जर के रहने वाले हैं। वीके सिंह भी एक्स जो आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो भी कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के ही रहने वाले हैं। तो ये इसको लॉन्च करेंगे। साथ ही हम बात करें अलग अलग रूटों पर ये कितनी, तो 26 सेवाएं, अलग अलग रूटों पर सेवाएं प्रदान करेगी ये, ठीक है। उसके बाद हिसार से दूसरे चरण में क्या होगा भाई? हिसार से और आपका देहरादून के लिए भी, और हिसार से पंचकुला के लिए, हिसार से देहरादून के लिए भी एयर टैक्सी आपके प्रारंभ होने वाली है। ये भी अपना ध्यान रखेंगे। जब हमने वाटर टैक्सी पढ़ी है तो अब एयर टैक्सी भी हमने पढ़ ली है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसका। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 2 3 तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का अभी हाल ही में चर्चा में रहा, एक अपशिष्ट चर्चा में रहा, यानी कि जो वेस्टेज है वो चर्चा में रहा। किस प्रकार का वेस्टेज चर्चा में रहा है, क्यों रहा है? किस प्रकार का वेस्टेज अपशिष्ट लिखेंगे। अपशिष्ट जो चर्चा में रहा है, अपशिष्ट आपका अपशिष्ट प्रबंधन चर्चा में है भाई। अपशिष्ट प्रबंधन चर्चा में है, या ये कहें जो वेस्टेज है वो ठीक तरह से उसको क्या नहीं किया जा रहा, कंज्यूम नहीं किया जा रहा, उसको रिसाइकल नहीं किया जा रहा है। कौन से प्रकार का? तो देखिए टेक्नोलॉजी का युग है, एक तरफ हम बढ़ रहे हैं कहा टेक्नोलॉजी में, दूसरी तरफ हम ऊर्जा को लेकर के भी, तीसरी तरफ हम बात करें कार्बन मुक्त भारत की भी बात करते हैं कि 0% कार्बन से याद आया मुझे कब 2070 के अंदर भारत में 0% क्या रहेगा कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य की बात करें तो 0% भाई, ठीक है। इन सब चीजों को देखते हुए हमने किसको बढ़ावा दिया, यानी कि जीवाश्म मुक्त जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा दे रही है। तो किसकी तरफ से बढ़ेंगे आप समझ गए होंगे, सोलर ऊर्जा की तरफ भाई। सोलर ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। सोलर ऊर्जा की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो सोलर ऊर्जा के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सोलर पैनल बनाने में या निर्माण करने में जो आपका बचता है, जो कचरा जो बचता है, इस कचरे का प्रबंधन ठीक तरीके से देश नहीं कर पा रहा है। तो कौन सा अपशिष्ट होगा आपका? सोलर पैनल के निर्माण में जो कचरा निकल करके आ रहा है फैक्ट्रियों से, वो उस कचरे का क्या कर रहे हैं, उसका सही से प्रबंधन नहीं हो रहा, और ये एक प्रकार की समस्या बनती जा रही है। भाई देश के सामने क्या है? समस्या। यहां पर हम इस कचरे को किस में काउंट कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे में, भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे में इसको क्या किया जा रहा है? काउंट किया जा रहा है। सीधा सा पूछेगा जो सोलर पैनल है आपके या उसके निर्माण में जो कचरा या जो अपशिष्ट निकल के आ रहा है उसे किसमें? तो इलेक्ट्रॉनिक्स
कचरे के रूप में हम उसको क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं और उसका रिसाइकल नहीं करें, ढंग से उसका क्या नहीं करें, हम उसका जो अपशिष्ट है उसको कंज्यूम नहीं करें, ये आपकी समस्या बन करके उभर रही है भाई। ठीक है, ओके। इसे किसमें बेचा जाता है, तो स्क्रैप में इसको बेच देते हैं, स्क्रैप में बेच देते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करें सोलर की, जब बात हो रही है तो क्वेश्चन छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, देश का पहला सोलर ट्री, देश का पहला सोलर ट्री कहां पर बनाया गया, बड़े अच्छा क्वेश्चन है भाई, देश पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बताया गया क्वेश्चन है, देश का पहला सोलर ट्री, देश का पहला सोलर ट्री कहां पर बनाया गया था। साथ ही बात करें देश का पहला 100% सोलर से चलने वाला जो मंदिर है आपका सूर्य कोणार्क, वो मंदिर आपको पता है। सोलर अलायंस जो आपका है, सोलर अलायंस, सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर आपका, हेडक्वार्टर कहां पर आपका भाई, सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम के अंदर है। कहां है, गुरुग्राम के अंदर है। और गुरुग्राम में कल क्वेश्चन कराया गया था आपका, कल पहली महिला कमिश्नर बनी है गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा का जो गुरुग्राम है वहां पर पहली महिला कमिश्नर बनी है, कौन बनी है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, साथ ही हमने बात करी सोलर की, तो इस साल का जो हमारा सोलर जो लक्ष्य रखा है, सोलर का, सोलर ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो आपका 100 गीगावाट, कितना लक्ष्य, 2022 का जो लक्ष्य है ये है आपका 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा भाई। उत्पादन तो कितनी ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा, सीधा सा क्वेश्चन भी करेगा, तो 100 गीगावाट जो ऊर्जा उत्पादन करने का 2022 का लक्ष्य रखा सोलर ऊर्जा के द्वारा। अलायंस की हमने बात करी, तो सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। कब, 2015 में। प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, प्लस में फ्रांस के कौन है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति साहब हैं इन्होंने करी थी, फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर करी थी। और इसमें क्या दिया था इन्होंने, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, देखिए क्या दिया था यहाँ पर, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ग्रिड की यहाँ पर इन्होंने इसको लॉन्च किया था 2015 में। और देश का एकमात्र जो आपका अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम के अंदर है। इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, फिर भाई आगे बढ़ते। बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये भी आप लोगों का, और इसके बारे में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। किस विजन के साथ, ऐसे पूछेगा कि जो आपका ये जो सोलर जो ऑफिस बनाया गया था सोलर अलायंस को किस विजन के साथ, तो विजन क्या था इसका, वन वर्ल्ड वन सन ग्रिड जो विजन था, इस विजन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया था भाई। ठीक है, चलिए एक बार रफ करूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग भाई पूरी क्लास देखते नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अब हमारे कहने से क्या होता भाई। ठीक है, देखना तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से ही है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक देश ने अपने युद्ध अभ्यास की क्या समाप्ति की घोषणा करी है, तो किस देश ने अपने युद्ध अभ्यास समाप्ति की घोषणा करी है। जैसा कि आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो काफी विवादास्पद स्थिति यूरोप के अंदर बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भाई आज का हम बात करेंगे। देखिए, तो सैन्य अभ्यास की समाप्ति की घोषणा करी है क्रीमिया सैन्य अभ्यास की समाप्ति की घोषणा किसने करी है, चर्चा में है भाई, किसने की है, तो ये भी आपका चर्चा में ध्यान रखेंगे। बस सीधा सरल की अगर हम बात करें, ये बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा उसको, रूसी मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा भाई, रूसी मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, रूसी मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर इस युद्ध अभ्यास जो आपका क्रीमिया युद्ध अभ्यास, सैन्य युद्ध अभ्यास था, इसकी समाप्ति की घोषणा करी है। देखिए, अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो वर्तमान जो सिचुएशन है, रूस आपका यूरोप का सबसे बड़ा देश और ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ। समाजवाद यहाँ पर है, तो जो अब जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, इन्होंने सिचुएशन
पता नहीं क्या दिमाग में चला, सिचुएशन इस प्रकार की बनी हुई है भाई कि वहां पर जो आपका यूक्रेन को लेकर के एक मुद्दा बना हुआ है और तीसरे वर्ल्ड वार के मुहाने पर ले जाकर के दुनिया को खड़ा कर दिया गया है। सिचुएशन चाहे जो भी रही हो यहाँ पर, बट हाईलाइटेड है आपका रूस है, यूक्रेन है, अमेरिका है, ये सारे के सारे जो देश अभी, और हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले जापान का भी इनके बीच में जिक्र आया था। सब अपनी सैन्य ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने इसकी बात करी, तो क्रीमिया का जो था, साथ ही रूस ने एक और सेना अभ्यास किया था, तो इसी का था शायद वो बेलारूस के बीच आपका बेलारूस और रूस की जो बेलारूस और रूस में ये सेना अभ्यास था, उसी का पार्ट कह सकते हैं हम, इसको भी अलग से भी कह सकते हैं। तो एक विवादास्पद स्थिति बनी हुई, इसके ऊपर हम बात करेंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा चाहिए। यहाँ पर मैं इसको सिर्फ इतना ही बताऊंगा आपको कि रूसी जो आपका रक्षा मंत्रालय, रूसी रक्षा मंत्रालय ने, इसने भी रूसी रक्षा मंत्रालय ने के द्वारा इस जो युद्ध अभ्यास की क्या घोषणा कर दी है, समाप्ति की भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है भैया आपका। और हाँ, जब यूक्रेन की बात आई है तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता आपका कि किस देश पर अभी हाल ही में किस देश पर साइबर हमला हुआ है, साइबर हमला हुआ है जो चर्चा में है, किस देश पर साइबर हमला हुआ है। देखिए यहाँ पर हम बात करें यूक्रेन की, मैंने बात करी तो रूस तैयार खड़ा हुआ यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए, और यूक्रेन के साथ आपका अमेरिकी सैनिक भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी बात आई कि साइबर हमला हुआ है, हमला नहीं हुआ है, साइबर हमला हुआ। वो तो यूक्रेन पर साइबर हमला हुआ, किस पर भाई? यूक्रेन पर साइबर हमला किया गया। किसने किया अभी तक कोई क्लासिफाइड नहीं, क्योंकि साइबर हमला क्या हुआ है, सेना की जो साइट है, सेना की साइटें, साथ में हम बात करें किसकी, सेना की साइटें, रक्षा मंत्रालय कह सकते हो, रक्षा मंत्रालय की साइटें हुई, रक्षा मंत्रालय की जो साइट है, साथ ही बैंकों की जो साइट है, बैंकों की साइटों को ऑफलाइन कर दिया गया है, साइटों को क्या किया गया है, साइटों को ऑफलाइन कर दिया है। बहुत बड़ा हमला रहेगा क्योंकि सब कुछ जाम हो जाएगा भाई, ऑफलाइन कर दिया है। तो पूछेंगे किस देश की सेना की साइटों को और या रक्षा मंत्रालय की साइटें तथा बैंकों की साइटों को ऑफलाइन किया गया था। तो ये आपका यूक्रेन जो है अभी जो चर्चा में रहे है, तो यूक्रेन की जो सेना की साइट है या रक्षा मंत्रालय की और बैंकों की जो साइट है, इन्हें हाल ही में अभी क्या कर दिया गया है, ऑफलाइन कर दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, ओके। अभी हाल ही में आपकी सीनियर राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है। चैंपियनशिप के विजेता कौन है, विजेता कौन है भाई, विजेता कौन है? अभी हाल ही में आपकी जो राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप हुई है, तो इसके विजेता कौन है? सबसे पहले तो मैं बात करूं, देखिए इसके विजेता की अगर हम बात करें तो पुरुषों में जो विजेता हुए हैं, पुरुषों में हमारा हरियाणा विजेता भाई, कौन है? हरियाणा विजेता है। साथ ही हम अगर बात करते हैं महिलाओं में कौन विजेता है, तो महिलाओं में कौन है भाई आपका, तो महिलाओं में केरल ने विजय हासिल करी है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है, ये कौन से नंबर की, 70वें नंबर की हुई, कौन से नंबर की है ये आपकी, 70वें नंबर की है। कहां पर हुई है? भुवनेश्वर के अंदर ये हुई है। कहां पर भाई? भुवनेश्वर 70वें नंबर की थी आपकी, और 70वें नंबर की इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है आपके, तो पुरुषों में आपका हरियाणा है, और महिलाओं में अगर हम बात करें तो कौन आपका, केरल की टीम ने इस विजय को हासिल किया भाई, ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए यहाँ जब गेमों की बात चल रही है तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, तो जो हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा का जो प्रसिद्ध गेम है कौन सा, कुश्ती है। कुश्ती में हम बात करते हैं सुशील कुमार साहब हैं, सुशील कुमार साहब 2 बार मेडल जीता जिन्होंने। साथ ही बजरंग पूनिया साहब हैं, बजरंग पूनिया ये भी कुश्ती के प्लेयर है। साक्षी जो मलिक हैं ये भी कुश्ती की प्लेयर है। साथ ही बजरंग पूनिया और रवि दहिया जिन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक में क्या जीता, ये दहिया साहब क्या है, रवि दहिया साहब कुश्ती के प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जो चर्चा में है, और रवि दहिया साहब ने इस ओलंपिक के अंदर मेडल जीता। कौन से ओलंपिक में रवि दहिया ने मेडल जीता है, तो रवि दहिया ने जो मेडल जीता भाई, रवि दहिया की अगर हम बात करते तो 2020 के अंदर जो आपका ओलंपिक होना था, कब हुआ था, 2021 के अंदर आपका ओलंपिक हुआ था। कहां पर हुआ था भाई, टोक्यो के अंदर ओलंपिक हुआ था। तो यहाँ पर हमारे मेडल निकले हैं, ठीक है। अब जब बात ओलंपिक की चल रही है तो ओलंपिक की बात करें तो 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक कहां पर रहा आपका, बीजिंग के अंदर रहा है, बीजिंग के अंदर रहा है, चीन के
अंदर, और इसका हमने राजनीतिक बहिष्कार किया। भाई राजनीतिक, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, राजनीतिक बहिष्कार क्यों किया है। इसके अंदर हमारे किसी भी जो राजनीतिक अधिकारी ने हिस्सा नहीं लिया था, उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लिया, ना ही समापन समारोह में हमें हिस्सा लेंगे। साथ ही हम बात करें 2024 का जो आपका ओलंपिक है, ये कहां पर होने वाला है, पेरिस के अंदर होने वाला है, फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर होने वाला है। 2028 की अगर हम बात करते हैं तो 2028 आपका कहां पर होने वाला है ओलंपिक, ये आपका लॉस एंजलिस के अंदर होने वाला है, लॉस एंजलिस के अंदर होने वाला है। और 2032 की अगर हम बात करते हैं तो 32 में आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। कहां होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला। 2032 का ओलंपिक कहां होगा भाई, आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार मेजबानी करेगा ओलंपिक की। भाई तीसरा जो शहर है कौन सा रहेगा आपका, देखिए मेलबर्न ने पहले करी है, मेलबर्न, उसके बाद सिडनी में भी हुआ भाई आपका, सिडनी में भी। और अब अगर हम शहर की बात करें तो ब्रिस्बेन जो शहर है, तीसरा शहर बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, जो कि क्या करेगा, ओलंपिक की मेजबानी करने वाला है। ये आपका क्या था, गेम था। ठीक है, हमने बात करी यहाँ पर 70वीं जो आपकी सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप थी, किसने जीता है, हरियाणा ने जीता है। जाग जाओ हरियाणा वालों, ठीक है। और आज तो वैसे भी खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि 75% जो जॉब्स रहेंगी लोकल के लिए रहेंगी प्राइवेट सेक्टर में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए हैं, हाई कोर्ट के आदेश आ गए हैं ना, किसके आदेश आए हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। चलिए भाई इस बार एक बार इसको रफ करता हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। हाल ही में शिखर सम्मेलन चर्चा में रहता भाई, है ना। शिखर सम्मेलन कौन से विभाग के द्वारा किया जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन आपका चर्चा में। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 भाई आपका, तो कौन सा संस्थान विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन, देखिए कौन सा जो संस्थान है, कौन सा संस्थान आपका विश्व स्तर, कैसा भाई आपका विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन, विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, मेजबानी यानी कि जो आपका विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी कौन सा विभाग के द्वारा की जाएगी, कौन से या किस विभाग के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान, कौन सा भाई आपका ऊर्जा और संसाधन जो संस्थान है, ऊर्जा और संसाधन संस्थान इसकी क्या करेगा, मेजबानी करेगा। संस्थान क्या करेगा, इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है, जो चर्चा में आपका अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है भाई, प्लान क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या है, देखिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो क्या है, इसकी सीधी सी बात करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपका ये। इसके तहत अगर हम बात करें, इस प्लान के तहत आपके 16 से ज्यादा मंत्रालय मिलकर के रोडों के ऊपर गति देंगे। जैसे कि गति नाम आया है तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे मंत्रालयों को एक स्टेज पर लाकर के ये काम करने वाले हैं। पीएम की जो ये योजना है कि पीएम शक्ति राष्ट्रीय जो मास्टर प्लान है गति, तो इसमें क्या है भाई, देखिए सीधी सी बात करें, इसका उद्देश्य है तो बुनियादी उद्देश्य ले लो पहले इसको, तो बुनियादी जो आपका बुनियादी ढांचे का विकास करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना क्या है भाई, इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है, तो बुनियादी जो ढांचा है वो हमारा किससे चलता है, रोड से ज्यादा चलता है भाई, क्योंकि बुनियादी ढांचे का विकास तभी होगा जब कनेक्टिविटी होगी। कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी उतना ही बुनियादी ढांचा हमारा क्या विकसित रहेगा भाई। तो बुनियादी ढांचे का विकास करना इसका क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। और गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किस प्रकार का प्लेटफॉर्म आपका ये, जो गति शक्ति जो है आपका ये डिजिटल
डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, किस प्रकार का प्लेटफॉर्म आपका ये प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है नहीं आपका ये। साथ ही हम बात करते हैं इसमें 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया जाएगा। कितने मंत्रालय मिलकर के काम करेंगे इसमें, सीधा पूछेगा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर कितने मंत्रालय काम करेंगे, तो 16 जो मंत्रालय आपके कितने भाई, अच्छा क्वेश्चन है। 16 मंत्रालयों को एक साथ ला करके काम किया जाएगा। कितने मंत्रालय, 16 मंत्रालयों को लेकर के एक साथ काम किया जाएगा। यहां पर हम बात करते हैं, देखिए मंत्रालयों का, तो अलग अलग मंत्री और मंत्रालय होंगे। अब यहां पर हम बात करें तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, मंत्री आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका कैबिनेट मंत्री होता है, वही कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट। दूसरे की बात करें एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। एक आपका स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री होता है, ठीक है। और इन सबसे मिलकर के आपका क्या बनता है, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, सारी चीजें आपकी इन तीनों से। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री की सहायता के लिए आपके एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इनकी सहायता के लिए आपके स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है। और मंत्रालयों की बात करें तो मंत्री कैबिनेट के अंदर कितने प्रतिशत मंत्री, तो 15% मंत्री ही यहाँ पर क्या किए जा सकते हैं, शामिल किए जा सकते हैं। और वर्तमान में अगर हम बात करें मोदी के मंत्रिमंडल में कितने सदस्य शामिल है, तो मोदी के मंत्रिमंडल के अगर हम बात करते हैं तो 78 सदस्य क्या है मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल है। और नए सबसे नए मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका सहकारिता मंत्रालय, अमित शाह मंत्री है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर हमने बात करी पीएम गति शक्ति जो संचालन है, 16 मंत्रालय एक साथ आकर के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे और क्या करेंगे, रोड जो है हमको और फास्ट करेंगे, बुनियादी ढांचे का क्या करेंगे ये लोग विकास करेंगे भाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, एक्सप्रेस वे, सारे के सारे इसके अंदर काम करने वाले, यानी कि सड़क परिवहन मंत्रालय भी, राजमार्ग मंत्रालय भी, सारे के सारे मंत्रालय इसके अंदर काम करेंगे। बड़ा शानदार आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हमने जो बात करी है, आज का जो हमारा क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। जितना जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो करंट था आज, जैसे कि कल यहाँ पर मैं बात करूँ तो रविदास जयंती मनाई गई थी, 17 तारीख को रविदास जयंती मनाई गई थी। रविदास जयंती के ऊपर क्या क्या किया जाता है, तो रविदास जयंती, हाँ पूछ सकता भाई आपसे, तो रविदास जयंती कब बनाई गई थी। रविदास जयंती तो आपकी 17 फरवरी को मनाई गई है 17 फरवरी को रविदास जयंती। और इस पर स्पेशल क्या होता है, जो गुरु ग्रंथ साहब होते हैं या पाठ किया जाता है उनका भी, गुरु ग्रंथ साहब का क्या किया जाता है, स्पेशली पाठ किया जाता है, ठीक है। और पूरे देश के अंदर रविदास जयंती मनाई गई थी। ये संत थे भाई, ठीक, संत थे और इन्होंने समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा भाई, ठीक है, ओके। साथ ही हम बात कर लेते हैं, जैसे आपकी 17 तारीख तो 16 तारीख को आपको मारू त्योहार आपका समाप्त हुआ, 16 तारीख को मारू त्योहार भी आपका समाप्त हो चुका है। ये भी क्वेश्चन था आप लोगों का। साथ ही आपका मारू त्योहार स्टार्ट कब हुआ था, तो आपका ये 13 से लेकर के 16 तारीख तक आपका ये मारू त्योहार रहा था, ठीक है। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही जितना आप लोगों को कराते हैं आप बस इतना भी कर लेंगे तो भी आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए जो आपके 2022 में आने वाले उनके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, साथ में आपका करंट है, साथ में आपके अलग अलग जो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।